हेलो बच्चों, ये केटीजन थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को सीखा था। आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके कुछ सवाल लगाए थे। फिर बेसिक चीज़ों को सीखा था, वर्क डन कैलकुलेशन सीखा था गैस की वजह से किसी प्रोसेस में, और कुछ बेसिक फार्मूले हमने देख लिए थे आइसोबेरिक प्रोसेस का, आइसोथर्मल प्रोसेस का, आइसोकोरिक का, और एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सीखा था। उसमें लास्ट हमने जो सीखा था कि अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसका बेसिक इक्वेशन होता है P इंटू वी रेज टू पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इस प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेशन अगर करोगे तो वर्क डन का फार्मूला आया था P2V2 माइनस P1V1 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स, या इसको बोला जाता है NR इंटू डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ तक चीज़ें हो गई थी। एग्ज़ाम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो आई होप आप पढ़ाई कर रहे होगे, और अगर इसकी ज़रूरत है तो इससे भी जितना फ़ायदा हो सकता है देख लेना, इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करना। अगर ज़रूरत है तो देखना, बाकी टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। बाकी इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पहले तो जो भी हमने फार्मूले का यूज़ किया है ना, इस पे बेस्ट कुछ सवाल लगाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे की चीज़ों को देखेंगे। जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है ना, P इंटू वी रेज टू पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इस पे बेस्ट सवाल कैसे आते हैं एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कोई आइडियल गैस है, और उस आइडियल गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो एक क्वेश्चन में दे रखा n है, सवाल में n की वैल्यू दे रखा है। आइडियल गैस नंबर ऑफ मोल्स n है, और हमने किसी प्रोसेस के थ्रू गैस का जो टेम्परेचर है ना, डेल्टा टी अमाउंट से इंक्रीज किया। डेल्टा टी है बच्चों इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, और जिस प्रोसेस के थ्रू हमने इस गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज किया वो प्रोसेस दे रखा है V इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इतना सवाल में गिवन है। आइडियल गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स n है, जो प्रोसेस फॉलो किया गया वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और इस प्रोसेस के थ्रू हमने गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से इंक्रीज किया है। तो सवाल ये है कि इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कितना होगा। तो वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, अपने पास आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, इन सब का फार्मूला पता है, और एक पॉलीट्रॉपिक का फार्मूला पता है। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में Vt इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज हो सकते हैं, और वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों चेंज हो सकते हैं तो उसी के हिसाब से प्रेशर भी यहाँ पे गैस का चेंज हो सकता है। तो ना तो हम यहाँ पे आइसोकोरिक की बात करेंगे, ना तो आइसोथर्मल की बात करेंगे, और ना ही बच्चों हम बात करेंगे आइसोबेरिक की। जब तीनों में से कोई प्रोसेस अगर यहाँ पे नहीं है तो बचा कौन सा, पॉलीट्रॉपिक। तो इस सवाल को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को अगर ध्यान से देखो ना, तो ये P इंटू वी रेज टू पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो बेसिक इक्वेशन है बच्चों, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम है, और अपने पास जो प्रोसेस दे रखा है उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में दूर दूर तक कहीं टेम्परेचर तो दिख नहीं रहा है, यानी यहाँ से टेम्परेचर को हटाना पड़ेगा, और टेम्परेचर को हटाने के लिए आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए जो फार्मूला है, जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, इसको आप यूज कर सकते हो चाहे प्रोसेस कोई भी हो। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ से टेम्परेचर को निकालेंगे। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू निकालो ना, तो टेम्परेचर हो जाएगा P इंटू वी अपॉन N इंटू R, और इस टेम्परेचर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। जिस प्रोसेस को गैस ने फॉलो किया है ना, इस प्रोसेस में टेम्परेचर की वैल्यू पुट करेंगे PV बाई N इंटू R। यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू अगर रखोगे तो हो जाएगा V, T की जगह पुट किया P इंटू वी अपॉन N इंटू R, और ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। किसी गिवन गैस की बात करो तो नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, चेंज होंगे नहीं, R कांस्टेंट है, ये दोनों चेंज होगा नहीं, तो इन दोनों को कांस्टेंट में भेज देना। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे P इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये स्टैंडर्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, P इंटू वी का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इस इक्वेशन को इस पॉलीट्रॉपिक इक्वेशन से कंपेयर करो ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2, और अगर x 2 आ गया तो वर्क डन बाय गैस का फार्मूला हमको पता है, इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स होगा। n मालूम है, सवाल में दे रखा है, R गैस कांस्टेंट है, डेल्टा टी भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो NR डेल्टा टी पता है, तो ये हो जाएगा N इंटू R इंटू डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, 2 है,
तो x की जगह पुट कर देना 2, तो 1 माइनस 2 होगा, तो नीचे -1 आएगा, तो आ जाएगा -nr इंटू डेल्टा टी। ये आ जाएगा वर्क डन बाय गैस इन दिस प्रोसेस। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपने पास एक आइडियल गैस है, फिर से उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं n है, गैस के टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो डेल्टा टी है, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, और गैस ने जिस प्रोसेस को फॉलो किया है वो प्रोसेस है बच्चे P इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पिछले सवाल में V इंटू टी कॉन्स्टेंट था, इस बार हमने कर दिया P इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इतना गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स n, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर डेल्टा टी, प्रोसेस फॉलोड बाय द गैस इज Pt इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर से सवाल वही है कि फाइंड वर्क डन बाय गैस इन दिस प्रोसेस। फिर से Pt इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो P इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, या P डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो सकते हैं, और जब दोनों चेंज होंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। फिर से सेम कहानी, ना तो आइसोथर्मल, ना तो आइसोबेरिक, ना तो आइसोकोरिक, तो बचा कौन सा ऑप्शन बच्चे इस लेवल पे? पॉलीट्रॉपिक। इसको फिर से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी फिर से टेम्परेचर को हटाना पड़ेगा। तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, PV इक्वल टू nRT, यहाँ से T की वैल्यू निकालना, तो T इक्वल टू हो जाएगा PV बाई n इंटू R। इस T की वैल्यू इस ऊपर इस प्रोसेस में पुट कर देना, तो इक्वेशन आएगा बच्चे P इंटू टी की जगह आएगा P इंटू वी अपॉन n इंटू R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर से फॉर अ गिवन गैस n कॉन्स्टेंट होगा, R ऐसे ही कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट में चला जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे P स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट आ गया। इस इक्वेशन को का अंडर रूट ले लेना, पूरे इक्वेशन का अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट लेने पे P की पावर 1 हो जाएगी, V का अंडर रूट लेंगे तो V रेज टू पावर 1/2, कांस्टेंट का अंडर रूट लेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, तो P इंटू वी रेज टू पावर 1/2 इक्वल टू हो गया कांस्टेंट, ये 1/2 है। फिर से स्टैंडर्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया। इसको कंपेयर करना बच्चे P इंटू वी रेज टू पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। अगर इसको P इंटू वी रेज टू पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट से कंपेयर करते हो ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। यहाँ से x आ जाएगा 1/2। फिर से वर्क डन बाय गैस इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फार्मूला यूज कर लेना, n मालूम है, r मालूम है, डेल्टा t मालूम है, अपॉन होगा 1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 1/2, तो 1 माइनस 1/2 मिलके 2 बन जाएगा। तो दिस वर्क डन विल बी गिवन बाय 2 टाइम्स nr इंटू डेल्टा टी। आ गया वर्क डन बाय गैस इन दिस प्रोसेस। ये दोनों एग्जाम्पल थे जिसको हमने पॉलीट्रॉपिक में कन्वर्ट करके सवाल को सॉल्व कर लिया, वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट कर लिया। इसी में क्या करते हैं बच्चे ना, एक और सवाल पूछा जाता है, एक अच्छा सवाल है जिसमें क्या करते हैं, स्प्रिंग का यूज कर लेते हैं कभी कभार। जैसे एक एग्जांपल तुम्हारे सामने है, हमने एक पिस्टन ले लिया, सॉरी एक सिलेंडर है, यहाँ पे लगा दिया बच्चों पिस्टन, ये पिस्टन ले लिया और यहाँ पे गैस भरी हुई है। पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, यहाँ पे गैस भरी हुई है, इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है बच्चों P0 है, P0 है 1 atm, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस पिस्टन की जो एरिया है ना, ये दे रखा A है। जब तक फ्रिक्शन का नाम ना ले, फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो पिस्टन फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बच्चों स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है K है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, और ये जो स्प्रिंग है ना अभी अपने NLP पे है, ये नेचुरल लेंथ पोजीशन ऑफ स्प्रिंग है, ये NLP ऑफ स्प्रिंग, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे गैस भरी हुई है अंदर, स्प्रिंग कांस्टेंट के, पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है पिस्टन की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर P0 है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी पिस्टन भी इक्विलिब्रियम में है, स्प्रिंग अपने NLP पे है। हमने क्या किया, और पिस्टन रेस्ट में भी है, इक्विलिब्रियम का तो नेट फोर्स 0 होगा, वेलोसिटी भी 0 है, रेस्ट में है। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से इस गैस को हीट सप्लाई करना शुरू किया स्लोली, कुछ बर्नर वगैरह यूज कर लिया, इसका यूज करके बच्चे हमने इस गैस को स्लोली हीट सप्लाई करना शुरू किया। जब स्लोली इस गैस को हीट सप्लाई करोगे ना, तो होगा क्या, सवाल में दे रखा है कि ये गैस एक्सपेंड होना शुरू हुई। जब ये गैस एक्सपेंड होगी तो कन्फर्म है कि पिस्टन आगे भागेगा, पिस्टन आगे भागेगा तो स्प्रिंग में एलोंगेशन भी होगा, गैस का एक्सपेंशन भी होगा, गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा।
तो सवाल में ये दे रखा है कि हमने गैस को स्लोली हीट सप्लाई किया। जब गैस को आप स्लोली हीट सप्लाई करोगे ना तो पिस्टन स्लोली मूव करेगा। ये पिस्टन स्लोली मूव करने लगा और मूव करते करते इस पिस्टन का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चे x नॉट। तो जब ये पिस्टन स्प्रिंग के एनएलपी पे था तो एनएलपी से चल के x नॉट डिस्प्लेसमेंट होने तक वर्क डन बाय गैस कितना हुआ होगा, ये सवाल में पूछा गया है। फिर से कंडीशन एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे अंदर गैस भरी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन A है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, फ्रिक्शन एब्सेंट है। इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, पिस्टन इक्विलिब्रियम में था, मूव नहीं कर रहा था। हमने क्या किया, इस गैस को धीरे धीरे यहाँ से हीट सप्लाई करना शुरू किया। स्लोली हीट सप्लाई करोगे तो गैस एक्सपेंड होती है, पिस्टन स्लोली आगे मूव करता है। तो एनएलपी से चल के x नॉट तक जाने में वर्क डन बाय गैस क्या होगा इस प्रोसेस में, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों ना, हमने हीट सप्लाई किया है, पिस्टन आगे भागा है, तो गैस का प्रेशर तो इंक्रीज कर रहा है, ये तो कंफर्म, सॉरी वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है, कंफर्म है। गैस एक्सपेंड कर रही है तो यहीं से समझ में आ गया, पिस्टन आगे भागेगा तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब जरा गैस के प्रेशर को समझ लेते हैं कि आखिर प्रेशर के साथ क्या हो रहा होगा। तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा उसको समझने के लिए क्या किया बच्चे, इस पिस्टन की एफवीडी बना लो किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे। ये एनएलपी हो गई, ये फाइनल इनिशियल पोजीशन है पिस्टन की, ये पिस्टन की फाइनल पोजीशन है। बीच में किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे जा करके पिस्टन की एफवीडी बना लो। और इंटरमीडिएट स्टेज पे जाने का मतलब ये मान लेना कि एनएलपी से जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है ना वो x हुआ है। जब पिस्टन आगे मूव कर रहा था स्लोली, तो उस दौरान एनएलपी से पिस्टन x अमाउंट से आगे गया, और अगर ये x अमाउंट से आगे गया तो x अमाउंट से आगे जाने के बाद पिस्टन की जरा एफवीडी बनाना। अगर x अमाउंट से आगे जा चुका है तो स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना होगा x, और अगर स्प्रिंग का एलोंगेशन x है तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा बच्चे kx। स्प्रिंग फोर्स kx आ गया। हमें नहीं पता गैस का प्रेशर कितना है तो कुछ p एज्यूम कर लेना। तो अगर यहाँ पे गैस का प्रेशर p है तो गैस के प्रेशर की वजह से पिस्टन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया A टुवर्ड्स द सिस्टम लगेगा तो टुवर्ड्स द पिस्टन होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट की वजह से पिस्टन पे लगने वाला फोर्स होगा बच्चे P नॉट इंटू एरिया। सवाल के हिसाब से पिस्टन स्लोली मूव करता है, और अगर पिस्टन स्लोली मूव करता है मतलब एक्सिलरेटेड तो नहीं है, और अगर ये एक्सिलरेटेड नहीं है तो पिस्टन पे लगने वाला नेट फोर्स किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगा, 0। तो इस इंटरमीडिएट स्टेज पे भी इस पिस्टन पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए क्योंकि एक्सिलरेटेड नहीं है। तो इस पे नेट फोर्स 0 करोगे तो जितना राइट में उतना लेफ्ट में होगा। तो राइट में लगने वाला फोर्स है बच्चे P इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया इक्वल टू लेफ्ट में लगने वाला फोर्स, तो P नॉट इंटू एरिया प्लस KX। तो लेफ्ट में लगने वाला फोर्स हो गया P नॉट इंटू एरिया प्लस होगा KX। एरिया से डिवाइड करना, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ गई P नॉट प्लस KX बाई एरिया A। ये किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पे जाकर के गैस का प्रेशर आ गया एज ए फंक्शन ऑफ x। P नॉट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कांस्टेंट है, चेंज होगा नहीं। कि गैस कांस्टेंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का, ये भी चेंज होगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे पिस्टन आगे जाएगा ना x इंक्रीज करेगा, और अगर यहाँ से x इंक्रीज करेगा तो गैस का प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ये तो कंफर्म है कि ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पिस्टन गैस का वॉल्यूम इंक्रीज किया, यहाँ से समझ में आ गया कि प्रेशर भी इंक्रीज किया। अब आइडियल गैस इक्वेशन अगर यूज करो ना, PV इक्वल टू nRT, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। गैस फिक्स्ड है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, चेंज करना नहीं है। R कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो प्रेशर इंक्रीज किया तो आइसोबैरिक प्रोसेस नहीं है, वॉल्यूम इंक्रीज किया तो आइसोकोरिक भी नहीं है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर गया, इसका मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल भी नहीं है। अब बचा बच्चे आइसोबारिक, आइसोथर्मल और आइसोकोरिक के बीच बात पॉलीट्रॉपिक। अगर पॉलीट्रॉपिक को समझो तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है बच्चे P इंटू वी रेज टू पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अपने पास जो प्रेशर है ऐसे है, ये तो कहीं से पॉलीट्रॉपिक भी नहीं दिख रहा है। P इक्वल टू P नॉट प्लस KX बाई A है, तो इसको पॉलीट्रॉपिक से भी कंपेयर नहीं कर सकते।
यानी आइसोथर्मल नहीं, आइसोबेरिक नहीं, आइसोकोरिक नहीं, पॉलीट्रॉपिक नहीं। और इसके अलावा वर्क डन कैलकुलेशन का कोई फार्मूला पता नहीं है, किसी प्रोसेस का स्टैंडर्ड प्रोसेस पता नहीं है। तो पता है किसी प्रोसेस का फार्मूला यूज करके तो सॉल्व नहीं हो सकता ये सवाल। तो बिल्कुल उस बेसिक प्रोसेस पे जाना पड़ेगा जिस प्रोसेस का यूज करके हमने डिफरेंट प्रोसेसेज के वर्क डन का फार्मूला डिराइव किया था। और वो प्रोसेस कौन सा था बच्चे पता है? वो बेसिक फार्मूला कौन सा था? वर्क डन बाय गैस में बताया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी जनरल प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस का बेसिक फार्मूला होता है इंटीग्रल P इंटू डी। इसको यूज करना पड़ेगा। या इससे और बेसिक पे जाओगे ना तो और बेसिक होता है इंटीग्रल F इंटू डी एक्स। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो F इंटू डी एक्स उसका इंटीग्रेशन। अब इस बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन अपने पास है ही नहीं। तो ठीक है, समझते हैं इसको अब आगे करना क्या है। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा बच्चे इंटीग्रल F इंटू डी एक्स। अब F क्या है? फोर्स अप्लाइड बाई गैस। गैस का वर्क पूछा है तो गैस ने जो फोर्स लगाया होगा पिस्टन पे उसी का वर्क निकालना है। तब गैस को अगर ध्यान से देखो ना तो गैस के प्रेशर की वजह से सिलेंडर की इस वॉल पे भी फोर्स लग रहा होगा, सिलेंडर की इस वॉल पे भी फोर्स लग रहा होगा, इधर भी फोर्स लग रहा होगा। लेकिन यहां से लेके यहां तक का जो सिलेंडर है तो फिक्स्ड है, तो सिलेंडर की वॉल्स मूव करेंगी नहीं। और अगर सिलेंडर की वॉल्स मूव करेंगी नहीं तो इन सब फोर्स का वर्क क्या होगा? जीरो। लेकिन जो गैस का फोर्स इस पिस्टन पे इधर लग रहा होगा F, और ये फोर्स होता है बच्चे प्रेशर इनटू एरिया। ये फोर्स इधर लगा, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ, तो फोर्स भी है उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो कंफर्म है कि इस फोर्स का वर्क भी आएगा। तो जो गैस का वर्क होगा सिर्फ और सिर्फ पिस्टन पे ही होगा। इस पिस्टन पे अगर गैस का वर्क निकालना है तो गैस का फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर एक्स का फंक्शन है यानी प्रेशर वेरिएबल है, तो कंफर्म है कि गैस की वजह से पिस्टन पर लगने वाला फोर्स भी वेरिएबल होगा और एक्स का फंक्शन होगा। जब वेरिएबल हो गया, एक्स का फंक्शन हो गया, तो करेंगे क्या? किसी इंस्टेंट पे मान लो किसी टाइम इंटरवल में पिस्टन यहाँ से यहाँ तक भागा, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ। अब एक्स पे जाने के बाद इस पिस्टन का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और लेंगे आगे dx। एक्स डिस्प्लेस होने के बाद स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट dx और लेंगे, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx में वर्क डन बाय गैस कितना होगा ये निकालना होगा। क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए x में होने वाले वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। dx का मतलब ही है कि स्मॉल में होने वाला चेंज नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है x में होने वाला चेंज। और अगर x में होने वाले वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर सकते हो, यहाँ से प्रेशर में होने वाले वेरिएशन को भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए बच्चों प्रेशर को कांस्टेंट मान सकते हो और फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया लिख के उसका वर्क निकाल सकते हो। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx का जो वर्क होगा dw, ये तो बहुत पहले से तुम जानते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखा है। ये होगा बच्चे F इंटू डी एक्स। फोर्स भी इधर, dx भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, डायरेक्शन सेम, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, cos 0 1 हो जाएगा। इसी को इंटीग्रेट करो तो टोटल वर्क आएगा। अब फोर्स की वैल्यू रखेंगे बच्चे प्रेशर इनटू एरिया, ये होगा इंटीग्रल, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। प्रेशर एज ए फंक्शन है एक्स हमें पता है P नॉट प्लस के एक्स बाई ए। यहाँ से dw का इंटीग्रेशन टोटल वर्क हो जाएगा इंटीग्रल, प्रेशर की वैल्यू पुट किया बच्चे P नॉट प्लस के एक्स बाई एरिया, ये प्रेशर हो गया, इंटू ए इंटू डी एक्स होगा। अब यहाँ पे लिमिट लगा देना, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ NLP से लेकर के x नॉट तक। हमने इसी NLP को रेफरेंस माना है। अगर इस NLP को रेफरेंस माना है इसका मतलब इस NLP पे x की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 0। और यहाँ पे यानी x 0 से शुरू होके कहाँ तक जाना है? x नॉट तक। यहाँ पे लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी x नॉट। फिजिक्स का काम हो चुका है, आगे मैथ्स का काम है, इंटीग्रेट कर लेना, इंटीग्रेशन तुमको ज़्यादा आता है। ए एरिया है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर करो। P नॉट प्रेशर कांस्टेंट है तो 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन होगा x प्लस के कांस्टेंट अपॉन एरिया कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x नॉट। यहाँ पे लिमिट पुट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से जो वर्क आएगा बच्चे एरिया, तुम चाहो तो एरिया से मल्टीप्लाई भी कर दो या एक स्टेप और लिख लेते हैं। P नॉट x की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट x नॉट, तो x नॉट प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चे k, x की जगह x नॉट स्क्वायर बाई 2 एरिया
माइनस एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो पूरा जीरो बन गया। यहाँ से वर्क आ गया बच्चे पी नॉट इंटू एरिया इंटू एक्स नॉट, ये से मल्टीप्लाई कर दो तो ये गायब हो जाएगा, तो हाफ इंटू के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर। ये तो हमने वर्क कैलकुलेशन के बेसिक फॉर्मूले से कर लिया। पता है इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो, अपने आप एक लाइन में आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन का आंसर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो करेंगे क्या बच्चे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने के लिए पहले सिस्टम डिसाइड करना होता है कि किस पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है। तो यूज कर लेना पिस्टन, क्योंकि पिस्टन मूव कर रहा है, उसी पे सबका वर्क हो रहा है, तो पिस्टन को सिस्टम लेंगे और उस पर यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको, फिर से यहाँ पे एक बार डायग्राम बना देता हूँ ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। यहाँ पे ले लिया सिलेंडर, यहाँ पे ले लिया बच्चे पिस्टन, यहाँ पे स्प्रिंग ले लिया, ये एनएलपी था, यहाँ से चलना शुरू किया था, कहाँ तक जाना था, एक्स नॉट तक। तो हम क्या किए थे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए, पिस्टन की एफडी बनाया। जब पिस्टन की एफडी बनाओगे तो बस ये देखना है कि पिस्टन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे जो वर्क परफॉर्म करेंगे ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पिस्टन। तो उसके लिए पिस्टन के हमने एफडी बनाया था, अभी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इधर स्प्रिंग का फोर्स लगा था बच्चे के एक्स, इसके अलावा गैस के प्रेशर की वजह से फोर्स लगा था प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स था पी नॉट इंटू एरिया, तीन फोर्स थे। जब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे ना तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज में आएगा वर्क डन बाय गैस जी लिख दिया, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग एस लिख दिया, प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक फोर्स पी नॉट इंटू एरिया, वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक ले लिया ए। तीन फोर्स है, तीनों का वर्क निकाला, ये गैस का वर्क, ये स्प्रिंग का वर्क, ये एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाले फोर्स पी नॉट इंटू एरिया का वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, स्लोली मूव करेगा, धीरे धीरे जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी और वो भी चेंज नहीं होगी। यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस इनिशियल भी जीरो ले सकते हो, या डायरेक्ट बोल सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। अब यहाँ से वर्क डन बाय गैस निकालना, इसे छोड़ दो, आगे आएगा प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्क होगा बच्चे हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर, ये इनिशियल पोजीशन है, ये एनएलपी है। तो एनएलपी पे ना तो एलोंगेशन था ना तो कंप्रेशन था, तो एनएलपी पे एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, जीरो, यानी जीरो का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन में स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना हो गया, एक्स नॉट। तो एक्स फाइनल की वैल्यू होगी बच्चे एक्स नॉट का स्क्वायर। ये स्प्रिंग का वर्क हो गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से लगने वाले फोर्स का वर्क लिखना है, वो वाला फोर्स है पी नॉट इंटू एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट कॉन्स्टेंट, एरिया कॉन्स्टेंट, तो कन्फर्म है ये फोर्स भी कॉन्स्टेंट होगा। और कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिखना बहुत आसान है, तुमको पता होगा, फोर्स इंटू फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चे पी नॉट इंटू एरिया लेफ्ट में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसके अगेंस्ट राइट में हुआ, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वर्क नेगेटिव आएगा, तो माइनस। फोर्स कितना है, तो पी नॉट इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स नॉट, इतनी टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क किसके बराबर है बच्चे, जीरो के, इक्वल टू जीरो कर देना। यहाँ से बाकी अब सॉल्व कर लेना, आगे तो कैलकुलेशन है, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। दोनों नेगेटिव टर्म को राइट में ले जाना, तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा बच्चे हाफ के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस हो जाएगा पी नॉट इंटू ए इंटू एक्स नॉट। आई होप ये समझ में आ गया होगा और प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि जब भी स्प्रिंग कनेक्ट कर दे, कोई ऐसा मैकेनिकल वर्क होने लग जाए अलग से, तो वैसा कोई सिस्टम बन जाए जिसने वर्क परफॉर्म कर दिया, तो उस केस में ये सब बेसिक प्रोसेस हम यूज कर लेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल स्प्रिंग को लेकर के बनता है। ये प्रोसेस अगर समझ में आ गया है तो एक सवाल और करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चे, इस बार जो पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट है ना, ये वर्टिकल प्लेन में है ऐसे। पिछले केस में पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, इस बार वर्टिकल है। यहाँ पे क्या किया बच्चे, पिस्टन ले लिया, फिर से पिस्टन, ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन की कहीं कोई बात नहीं होगी, पिस्टन होगा फ्रिक्शनलेस। और पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा ए है, यहाँ पे गैस भरी हुई है। पिस्टन के पास इस बार मास भी है, पिस्टन का मास है बच्चे m,
तो पिस्टन का मास m हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, पूरा सिस्टम वर्टिकल प्लेन में है, यानी कन्फर्म है g का रोल आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया ऐसे, यहाँ पे ले लिया बच्चे, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है k है, और ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन बच्चे अपने एनएलपी पे है, सॉरी ये पिस्टन, ये स्प्रिंग अपने एनएलपी पे है यहाँ पे, और सवाल के हिसाब से सिचुएशन में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पिस्टन भी रेस्ट में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, पिस्टन रेस्ट में था, स्प्रिंग अपने एनएलपी पे थी, पिस्टन का मास है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है P0 है, 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब हमने क्या किया, इस गैस को स्लोली हीट सप्लाई करना शुरू किया, कहीं से भी जैसे भी हो, मैं समझने के लिए डायग्राम नीचे ही बना देता हूँ, कुछ बर्नर वगैरह लगाया, यहाँ से इस गैस को स्लोली हीट सप्लाई करना शुरू किया। और सवाल में एक चीज़ और दे रखी है कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ L0 है, ये दिया हुआ है सवाल में, हमने इसको स्लोली हीट सप्लाई करना शुरू किया। अब हीट सप्लाई करना शुरू किया तो सवाल में दे रखा है कि ये गैस एक्सपेंड हुई तो पिस्टन ऊपर भागा, और किसी गिवन टाइम इंटरवल में ये जो पिस्टन है ना कुछ ऊपर जा चुका है, अब कितना ऊपर गया वो सवाल में दे रखा है, L0/2 है, इनिशियल लेंथ L0 थी, सवाल के हिसाब से L0/2 ऊपर चला गया। क्वेश्चन ये है कि NLP से L0/2 ऊपर जाने तक इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस क्या होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर से वही प्रोसेस बच्चों, या तो किसी बेसिक प्रोसेस का यूज करके तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, ये सब अपने काम नहीं आएगा, स्प्रिंग है, तो या तो इंटीग्रेट करो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, या तो सीधा सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, पिस्टन को लेंगे सिस्टम, अब पूरा प्रोसेस समझा चुका हूँ यार, ठीक है ना, पिस्टन को सिस्टम लेंगे, मान लो किसी इंस्टेंट पे पिस्टन थोड़ा सा आगे जा चुका था एक्स अमाउंट से, और एक्स अमाउंट से आगे जाने के बाद पिस्टन की एफडी बना लेना, ताकि हमें पता चल सके किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे, ताकि हमें पता चल सके कि इस पिस्टन पे कितने कितने फोर्स लग रहे होंगे, और सबका वर्क कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे। हीट हमने स्लोली सप्लाई किया है तो पिस्टन स्लोली मूव करता है, तो पिस्टन के अगर एफडी बनाओगे ना, तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो P0 की वजह से पिस्टन पे इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स P0 इंटू एरिया, ये फोर्स कांस्टेंट होगा। हमें नहीं पता गैस का प्रेशर क्या है, तो गैस के प्रेशर की वजह से लगने वाला फोर्स होगा बच्चे P इंटू एरिया, प्रेशर मान लो कुछ P था। इसके अलावा स्प्रिंग का भी फोर्स एक्ट करेगा, स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग जब ये पिस्टन ऊपर भागेगा तो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन होगा, स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन होगा तो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, उसको लिख सकते हो kx। इसके अलावा पिस्टन के पास मास भी है, और अगर मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी बच्चे m इंटू जी। इस बार 4 फोर्स हैं यार। अब फिर से पूछा गया कि गैस का वर्क बताओ, फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करोगे ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी को हमने mg लिख लिया, प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चारों फोर्स का वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। गैस का वर्क निकालना है, स्प्रिंग का वर्क, mg का वर्क और एटमॉस्फेयर का वर्क लिख लेंगे। पिस्टन स्लोली मूव करता है तो फिर से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, वर्क डन बाय गैस निकालना, इसे ऐसे ही छोड़ दो, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखते हैं, तो स्प्रिंग का वर्क होगा हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल स्प्रिंग अपने एलपी पे थी तो ना तो एलोंगेशन ना तो कोई कंप्रेशन होगा, तो एक्स की इनिशियल वैल्यू है 0 का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का स्क्वायर। एक्स फाइनल का मतलब यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन कितना हुआ, L0/2, तो एक्स फाइनल का स्क्वायर करोगे ना, तो L0/2 का स्क्वायर करेंगे तो L0²/4 आएगा, ये स्प्रिंग का वर्क हो गया। प्लस आगे लिखेंगे ग्रेविटी का वर्क, तो mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट L0/2 ऊपर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वर्क नेगेटिव आएगा, तो ग्रेविटी का वर्क होगा बच्चे माइनस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, L0/2। अब बचा एटमॉस्फेयर की वजह से लगने वाला फोर्स, तो P0 इंटू एरिया, ये फोर्स भी कांस्टेंट है, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क नेगेटिव आएगा,
तो -4 से पी नॉट इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है L0/2, ये टोटल वर्क हो गया, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, इक्वल टू 0 होगा। फिर से इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो तो बाकी वर्क डन बाय गैस निकालना है, तो इसको छोड़ देना, बाकी टर्म को राइट में भेज देंगे। तो सब ये भी माइनस होगा तो राइट में जाएगा तो प्लस, ये भी माइनस है प्लस, ये भी माइनस है प्लस, ये हो जाएगा बच्चे हाफ इंटू के इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस, ये भी राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा mg इंटू L0/2 प्लस ये हो जाएगा P0 इंटू एरिया इंटू L0/2, तीनों को जोड़ दो तो वर्क डन बाय गैस आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से किसी सिचुएशन में हम वर्क डन बाय गैस अगर स्प्रिंग वगैरह कनेक्टेड हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, इस पे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो आई होप प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक ना। अब इतना समझने के बाद वर्क डन के कैलकुलेशन का एक और सवाल आता है, वो कैसे पूछा जाता है जरा उसको समझना। मान लो हमारे पास एक प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे बच्चे वॉल्यूम V, यहाँ पे ले लिया प्रेशर P, प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है और हमसे पूछा गया है कि यहाँ का वॉल्यूम मान लो V1 है, यहाँ का वॉल्यूम V2 है, तो V1 और V2 के बीच में इस ग्राफ की टोटल एरिया क्या होगी ये बताओ। टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, एरिया का बेसिक फार्मूला तुमको आता ही है। टोटल एरिया अगर कैलकुलेट करते हो ना तो एरिया का बेसिक फार्मूला इंटीग्रल y इंटू डी एक्स होता है। ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे y का काम कौन करेगा, प्रेशर P, तो हो जाएगा बच्चे इंटीग्रल P। x का काम कौन करेगा, वॉल्यूम V, तो हो जाएगा dx का मतलब dv, x का काम v करेगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x1 टू x2 यानी v1 टू v2, तो ये हो जाएगा v1 टू v2। तो इस ग्राफ की जो एरिया है ये आ गई इंटीग्रल p dv v1 टू v2, ये तो मैथमेटिकल एरिया आ गई। और तुम्हें याद हो तो वर्क डन बाय गैस का फार्मूला सिखाया था, और ध्यान से अगर सोचो, अगर याद करो थोड़ा सा, तो वर्क डन बाय गैस का फार्मूला यही तो था, इंटीग्रल p dv। इंटीग्रल p dv पता है क्या है, वर्क डन बाय गैस है, कहाँ से कहाँ तक, v1 टू v2। तो पता है बच्चों इस केस में एरिया किसके बराबर होगी, वर्क डन बाय गैस के बराबर होगी। तो अगर कहीं पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा हो और हमसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय गैस बताओ, तो वर्क डन बाय गैस का मतलब एरिया निकाल लेंगे। फिर सवाल आता है एरिया कहाँ से कहाँ तक और किस एक्सिस के साथ, तो वॉल्यूम एक्सिस के साथ। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, जो ये एरिया होगी वो वॉल्यूम एक्सिस के साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। और कहाँ से कहाँ तक, v1 टू v2, जो लिमिट पूछ ले वहाँ से वहाँ तक, ये एरिया वॉल्यूम एक्सिस के ही साथ होनी चाहिए। फिर आखिर अगर हमने किसी और एक्सिस के साथ लिया तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कभी कभार सवाल में क्या देते हैं, एरिया को चेंज ना करके एक्सिस चेंज कर देगा। मेन पॉइंट ये कि एरिया वॉल्यूम एक्सिस के साथ लेनी है। मतलब कभी कभार सवाल में क्या करते हैं बच्चे, प्रेशर यहाँ पे दे देगा, वॉल्यूम यहाँ पे दे देगा, और मान लो हमारे पास कोई ग्राफ ऐसा है और हमसे पूछा गया ये प्रोसेस है, यहाँ का वॉल्यूम v1 है और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का वॉल्यूम v2 है। अब बताओ वर्क v1 टू v2 का, तो एरिया निकालना तो है क्योंकि पीवी ग्राफ है, लेकिन एरिया किस एक्सिस के साथ लेना है, वॉल्यूम एक्सिस के साथ। और यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस ये वाला है, मतलब इस बार बच्चों ये वाली एरिया होगी, ये नीचे वाली एरिया नहीं होगी, ये वाली एरिया होगी। इसलिए जरूर ध्यान रखना, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, एरिया वर्क के बराबर जरूर होगी, लेकिन वो एरिया किस एक्सिस के साथ लेना है, वॉल्यूम एक्सिस के साथ। कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच की वाली एरिया। इस बार अगर हमने वॉल्यूम एक्सिस को वाई एक्सिस पे कर दिया तो एरिया ये वाली होगी, नीचे वाली नहीं लेना है। आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये बात समझ में आ गई तो इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे देखना, अपने पास एक आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस ने किसी प्रोसेस को फॉलो किया होगा और प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है। ये ग्राफ है बच्चे कुछ ऐसे, ये प्रोसेस है, ये ग्राफ दे रखा है। यहाँ का जो वॉल्यूम है ये V0 है, यहाँ का वॉल्यूम दे रखा है बच्चे
3V0। इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर दे रखा है P0 और इसके करेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर दे रखा है ये बच्चे 5P0। ये ओरिजिन है और इस प्रोसेस को फॉलो किया गया है। तो सवाल ये है कि इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कितना होगा। तभी सीखा था प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में वर्क डन अगर निकालना हो तो एरिया निकालेंगे। फिर बात आती है एरिया किसके साथ, तो वॉल्यूम एक्सिस के साथ। तो अगर इस ग्राफ की टोटल एरिया और वॉल्यूम एक्सिस के साथ निकालना है तो ये एरिया पता है यहाँ से यहाँ तक होगी, ये टोटल एरिया होगी वर्क के बराबर। तो अगर टोटल एरिया निकाल लो तो वर्क आ जाएगा। ध्यान से देखो तो एरिया निकालना मैथ से वो तुमको ज़्यादा आता होगा। ये ट्रेपेजियम दिख रहा है तो इसकी एरिया निकाल लो। तो ट्रेपेजियम की एरिया निकालने का तरीका 1/2 पैरेलल साइड्स का समेशन। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो इनका सम करो। ये वाली लेंथ कितनी है P0, ये हो जाएगा P0। ये वाली लेंथ कितनी है 5P0 तो प्लस हो जाएगा 5P0। दोनों का सम हो गया इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस ये V0 है, ये 3V0 है। तो 3V0 माइनस V0 करोगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी 2V0। तो इनटू हो जाएगा बच्चे 2V0। सॉल्व कर लेना। वर्क डन बाय गैस आ चुका है। 2 से 2 गया तो 5 और 1 मिलकर 6 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा 6 टाइम P0 इंटू V0। ये टोटल वर्क डन बाय गैस होगा। फिर एक सवाल आता है बच्चों, ये वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसके लिए एक तरीका बताया था, यो याद होगा तुम्हें पिछले लेक्चर में। अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस देन वर्क डन बाय गैस विल बी पॉजिटिव। और अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस गैस का कॉम्प्रेशन हुआ है देन वर्क डन बाय गैस विल बी नेगेटिव। यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो इस प्रोसेस के दौरान एरो का मतलब ये है कि इसको हमें लेना है इनिशियल, यहाँ तक जाकर प्रोसेस को रोकना है तो इसको लेना है फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल अगर आप आगे जाओगे ना तो इनिशियल वॉल्यूम V0 था, फाइनल हो गया 3V0। यानी इस प्रोसेस में गैस का वॉल्यूम इंक्रीज किया और गैस का वॉल्यूम इंक्रीज किया इसका मतलब एक्सपेंशन है और एक्सपेंशन हो गया मतलब वर्क डन बाय गैस क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो बच्चे यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम, यहाँ पे दे रखा है प्रेशर है, प्रोसेस कुछ ऐसा है और यहाँ पे प्रोसेस दे रखा ऐसा एरो ऐसे है। सवाल के हिसाब से इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है V0, इसके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम दे रखा है बच्चे 2V0, यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग प्रेशर दे रखा है P0 और इसके करेस्पॉन्डिंग प्रेशर दे रखा है 4P0, 4P0। और ये प्रोसेस है, ये इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल है, ये फाइनल स्टेट है। हमें बताना है इन दिस प्रोसेस वर्क डन बाय गैस क्या होगा। फिर से सेम प्रोसेस, यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो वर्क का मतलब एरिया निकालना होगा, वो भी एरिया किसके साथ, तो वॉल्यूम एक्सिस के साथ। अगर वॉल्यूम एक्सिस के साथ एरिया निकालते हो ना, ये एरिया होगी बच्चे ये वाली, ये टोटल एरिया होगी ये वॉल्यूम एक्सिस के साथ। यानी ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, इस ग्राफ का वॉल्यूम एक्सिस के साथ ये वाली एरिया ये अपने काम की है, इनिशियल और फाइनल स्टेट को ध्यान में रखते हुए। फिर से ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर लेना। तो वर्क हो जाएगा 1/2 पैरेलल साइड्स का समेशन। यहाँ पे 4P0, यहाँ पे P0। तो दोनों का सम करोगे ना तो आएगा बच्चे P0 प्लस होगा 4P0 इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो V0 और 2V0 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, V0 आएगी, 2V0 नहीं होगा V0 इंटू हो जाएगा बच्चे V0। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसको सॉल्व कर लेना तो कितना आ गया 5P0 V0/2। फिर सवाल आता है ये वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ध्यान से देखो तो इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम 2V0 था, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम कितना है V0। यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है और अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। इस प्रोसेस में बच्चों वर्क डन बाय गैस क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस साइन आएगा। अयो कितनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चे, इस बार वॉल्यूम जो है ना वो वाई एक्सिस पे है, यहाँ पे V ले लिया, एक्स एक्सिस पे दे रखा है प्रेशर P है और ग्राफ कुछ ऐसा है। और इस बार जो प्रोसेस है ये दे रखा ऐसे, एरो की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब ये है इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल स्टेट ऑफ गैस, ये है फाइनल सिचुएशन यानी फाइनल स्टेट ऑफ गैस। और फाइनल इनिशियल सिचुएशन में
जो गैस का प्रेशर है, ये प्रेशर का एक्सिस है, तो ये दे रखा है P0, यहाँ पे दे रखा है 3P0, यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम है और यहाँ के वॉल्यूम दे रखा है बच्चे 2V0 है, यहाँ का वॉल्यूम दे रखा है 6V0 है। सवाल में पूछा गया ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क डन बाय गैस क्या होगा, तो फिर से वही काम, लेकिन इस बार पता है क्या है, इस बार वॉल्यूम वाई एक्सिस पे आ गया। तो बताया था अभी कि जब वर्क डन कैलकुलेट करोगे, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, तो वर्क का मतलब तो एरिया है, लेकिन एरिया किस एक्सिस के साथ लेना है, ग्राफ और किस एक्सिस के साथ, वॉल्यूम एक्सिस के साथ। तो इस बार पता है बच्चे एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली एरिया अपने काम की है, ये वाली एरिया, ये एरिया अपने काम की है। अब ये एरिया निकालने के लिए वॉल्यूम एक्सिस के साथ और ग्राफ क्या, ये वॉल्यूम एक्सिस और ग्राफ के बीच की एरिया ये वाली होगी, ये नीचे वाली एरिया अपने काम की नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करें हम, एरिया निकालना तो मैथ से यार, या तो तुम इसको रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना के एरिया निकाल लो, या सीधा सीधा ट्रेपेजियम मान के सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यार, टोटल वर्क इक्वल टू एरिया निकालना तुम जानते हो 1/2 पैरेलल साइड्स का समेसन, तो एक साइड ये है 3P0, दूसरी साइड ये है P0, तो दोनों का सम करो तो P0 प्लस 3P0, तो पैरेलल साइड्स का सम हो गया, इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी बच्चे 6V0 और 2V0 के बीच में 4V0, तो इनटू आ जाएगा 4V0। इसको सॉल्व कर लेना, 3 और 1 मिलके 4, 4 और 4 मिलके 16, तो 16/2 आ जाएगा, 8 टाइम्स P0 इंटू V0। और ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर ध्यान से देखो तो ग्राफ में नीचे आ रहे हो, तो इनिशियल वॉल्यूम था 6V0, फाइनल वॉल्यूम हो गया 2V0, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया मतलब कॉम्प्रेशन, और अगर कॉम्प्रेशन है ड्यूरिंग द प्रोसेस देन वर्क डन बाय गैस विल बी नेगेटिव, तो वर्क हो जाएगा बच्चे नेगेटिव, तो -8 इंटू P0 इंटू V0। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा वर्क डन कैलकुलेशन का। अगर ये समझ में आ गया वर्क डन कैलकुलेशन का, इसके बाद एक प्रोसेस होता है बच्चे, आगे थोड़ा सा इसी में चलते हैं, एक आध पॉइंट है, आई होप नाम सुना होगा, साइक्लिक प्रोसेस। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है। साइक्लिक प्रोसेस को समझने के लिए क्या करना, यहाँ पे फिर से ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम V, यहाँ पे ले लिया प्रेशर P, यहाँ पे ले लिया बच्चे ओरिजिन है। एक प्रोसेस कंसीडर करो, यहाँ पे कोई गैस है, गैस की इनिशियल स्टेट यहाँ पे ले लिया, फाइनल स्टेट ले लिया बच्चे यहाँ पे, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। कोई भी एक जनरल प्रोसेस हमने कंसीडर किया, इस प्रोसेस से होते हुए हमने गैस को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुँचा दिया। गैस की स्टेट चेंज करने का मतलब है गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज करना। अलग अलग स्टेट में गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अलग अलग होता है। गैस के किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का यूज किया जाता है। इसका यूज करके हम गैस की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये गैस की इनिशियल स्टेट थी, मतलब यहाँ पे इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर कुछ रहा होगा। ये गैस की फाइनल स्टेट है, यहाँ पे फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल कुछ टेम्परेचर रहा होगा। हमने किसी प्रोसेस के थ्रू प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज किया और स्टेट को इनिशियल से फाइनल कर दिया। अब फिर से क्या करो, फाइनल स्टेट से फिर से वापस किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू इनिशियल स्टेट में आ जाओ। ऐसे पहले तो इनिशियल से फाइनल में गए, फिर फाइनल से वापस इनिशियल में आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए। जिस स्टेट से चलना शुरू किया तो उसी स्टेट में आ गए। यहाँ एक्चुअल में चला नहीं जाता, वो कहने का एक तरीका है। तो इनिशियल स्टेट से हमने गैस का स्टेट फाइनल तक पहुंचाया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज किया, फिर किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू इनिशियल स्टेट को रिस्टोर कर लिया। यानी इसमें इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल भी सब सेम है। यानी कुल मिला जुला के एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। अब एक्चुअल में क्या है, मैंने यहाँ फाइनल गलत लिखा है, फाइनल लिखना अब ठीक नहीं है, ये फाइनल नहीं है। यहाँ से चल के यहाँ तक गए और फिर वापस यहीं पे आ गए, जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो गई, सेम। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस की इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों साइक्लिक प्रोसेस। और अगर साइक्लिक प्रोसेस का बेसिक मतलब समझ में आ गया तो एक सवाल ये आता है कि ये भी तो पीवी ग्राफ है, और अगर पीवी ग्राफ है, कोई प्रोसेस पता है,
तो उस प्रोसेस का वर्क निकालना भी आता है एरिया से। तो अगर ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस का वर्क निकालना है टोटल। तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, पहले यहाँ से जो इनिशियल स्टेट है उसका कुछ नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये स्टेट ए ले लो, ये स्टेट बी ले लो। तो स्टेट ए से स्टेट बी तक जाना है तो वहाँ का वर्क अलग निकाल लो, और फिर स्टेट बी से स्टेट ए तक आने का वर्क अलग निकाल लो, और दोनों को ऐड कर दो तो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क आ जाएगा। तो अगर स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने का वर्क निकालना है तो वर्क निकालने का मतलब होता है बच्चे एरिया, वो भी वॉल्यूम एक्सिस के साथ। तो स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने में ये कर्व है, ये ग्राफ है, ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस दोनों के बीच की टोटल एरिया। तो ध्यान से देखो तो ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच की टोटल एरिया ये होगी, ये कंप्लीट एरिया होगी। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये वाली टोटल एरिया होगी ऊपर वाला ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के बीच की। तो जो येलो कलर से एरिया शो की गई है ये ए से बी तक जाने वाली एरिया है, और हमको पता है बच्चे कि ए से चल के बी तक जाने में गैस का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, एक्स की वैल्यू यानी वी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है ए से बी तक जाने में, यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वर्क होगा उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी ए से स्टेट बी तक जाने में वर्क डन बाय गैस को पॉजिटिव लेना होगा। यानी जो कंप्लीट एरिया जो शेडेड पोर्शन से दिखाया हूँ वो एरिया क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ए से बी तक का तो वर्क आ गया, एरिया से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जब ये गैस बी से ए में वापस आ रही होगी, स्टेट को रिस्टोर कर रही होगी, तो वापस आते समय यहाँ से यहाँ तक फिर से वर्क निकालेंगे। फिर से वर्क निकालोगे तो फिर से ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के साथ की एरिया लेना होगा। इस बार बच्चों ग्राफ ये वाला है, ये वाला, तो ये वाला ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के साथ ये वाली एरिया जो व्हाइट कलर से दिखा रहा हूँ ये वाली एरिया होगी, ये वाली एरिया। कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच की ये वाली एरिया जो होगी वो बी से ए तक आने का वर्क होगा। और हमको पता है कि जब बी से ए में आ रहे हो तो वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। तो जो व्हाइट कलर से शेडेड पोर्शन है उसकी एरिया नेगेटिव है, उसका वर्क नेगेटिव है। येलो कलर वाली एरिया पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव। तो अगर टोटल वर्क निकालना है तो ए से बी तक का वर्क प्लस बी से ए तक वापस आने का वर्क, यानी ए से बी तक की एरिया प्लस बी से ए तक आने की वापस एरिया, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे ना तो ए से बी तक की एरिया यहाँ से यहाँ तक की टोटल एरिया पॉजिटिव है, और जब बी से ए तक आने आओगे तो नीचे वाली एरिया होगी। तो ध्यान से देखो तो जो नीचे वाली ये एरिया है इसमें जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव भी है, ठीक है ना। ये वाली एरिया ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन है, लेकिन इस पोर्शन में जितना पॉजिटिव एरिया है उतना नेगेटिव एरिया है, क्योंकि येलो के करस्पॉन्डिंग एरिया को प्लस लेंगे, व्हाइट के करस्पॉन्डिंग माइनस लेंगे। यानी इस नीचे वाली एरिया में प्लस और माइनस मिलके नेट जीरो हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। तो बची कौन सी एरिया, इस कर्व के ग्राफ के बीच वाली एरिया। तो जो ग्राफ ने एरिया को इनक्लोज कर रखा है, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व बोला जाता है, ये एरिया बाकी रह गई। तो अगर टोटल वर्क लिखोगे ना, टोटल वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस, तो ये वाली एरिया जो कर्व के बीच में अंदर वाली एरिया जो बाकी रह गई ये कैंसिल नहीं होगी, नीचे वाली एरिया तो प्लस और माइनस मिलके कैंसिल हो गई। तो ऐसा बोला जाता है कि इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल वर्क डन बाय जो गैस होगा वो होगा एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व। और कर्व किसका होना चाहिए, पी और वी का होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। तो आई होप साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना समझ में आ गया होगा। वर्क निकालने के लिए नीचे के एरिया से मतलब नहीं है, बस ग्राफ के अंदर वाली एरिया निकाल लो, वही आंसर होगा। हाँ, फिर एक बात जरूर देखना होता है कि नेटवर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, इस केस में ध्यान से देखो ना, तो ये वाली जो इनक्लोज्ड एरिया है ये तो पॉजिटिव है, तो इस केस में वर्क पॉजिटिव होगा, कहीं कहीं नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्लस माइनस समझने के लिए क्या करो, साइक्लिक प्रोसेस में ग्राफ का वो हिस्सा चेक करो जिस हिस्से का एरिया सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे दो तरीके से एरिया निकाला, एक ऊपर वाले ग्राफ के करस्पॉन्डिंग, एक नीचे वाले के करस्पॉन्डिंग। तो ऊपर वाले ग्राफ में एक्सपेंशन है और उसकी एरिया ज़्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग वर्क ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल वर्क का साइन भी उसी के करस्पॉन्डिंग डिसाइड करेंगे, यानी ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जिस ग्राफ के जिस हिस्से की एरिया सबसे ज़्यादा आएगी उस हिस्से में चेक करो कि वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसी का साइन ओवरऑल वर्क में लिख देंगे।
और साइक्लिक प्रोसेस में ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लगाना है तो पता है याद कैसे रखते हैं। अगर वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और साइक्लिक प्रोसेस है तो उसका सेंस दिया होगा। अगर सेंस क्लॉकवाइज है बच्चे तो इस केस में नेटवर्क कैसा होता है, पॉजिटिव। और अगर सेंस एंटी क्लॉकवाइज हो गया साइक्लिक प्रोसेस का तो इस केस में वर्क कैसा हो जाता है, नेगेटिव। ऐसे याद रखना, आंसर आ जाएगा बिना दिमाग लगाए। जैसे यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस का सेंस क्लॉकवाइज है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे पी, एक्स एक्सिस पे भी है तो वर्क पॉजिटिव होगा। और अगर कहीं एंटी क्लॉकवाइज होता सेंस तो वर्क नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब वाई एक्सिस पे पी हो, एक्स एक्सिस पे भी हो। अगर हमने एक्सिस चेंज कर दिया तो ये कन्वेंशन भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर वाई एक्सिस पे वॉल्यूम ले लो, एक्स एक्सिस पे प्रेशर ले लो, उल्टा कर दो, ये भी उल्टा हो जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब वर्क नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने पास बच्चे, एक एग्जांपल है। यहाँ पे एक प्रोसेस दे रखा है, यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम, यहाँ पे ले लिया प्रेशर। एक क्लोज प्रोसेस है, इसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ये ऐसा है, ऐसे ले लिया, इस तरीके का प्रोसेस है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आइडियल गैस की ही बात हो रही है। साइक्लिक प्रोसेस ऐसा हो गया, क्लोज कर्व होना चाहिए, वो साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। यहाँ का वॉल्यूम दे रखा है बच्चे कुछ V0 है, यहाँ का वॉल्यूम V0, यहाँ का वॉल्यूम दे रखा है 2V0, यहाँ का प्रेशर है 2P0, यहाँ का प्रेशर है बच्चे 4P0। हमें बताना है कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क क्या होगा। तो अगर डायरेक्ट कोई साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क पूछ दे तब तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, यानी ये वाली एरिया जो कर्व के अंदर है, बस यही निकाल लो, अपने आप टोटल वर्क आ जाएगा ऑफ दिस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। तो अगर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना है ये वाली एरिया निकाल लो। ये ध्यान से देखो तो एक रेक्टेंगल होगा, ये वाली लेंथ यहाँ V0 है, यहाँ 2V0 है तो ये वाली लेंथ V0 होगी। ये 2P0 है, यहाँ 4P0 है तो ये वाली लेंथ 2P0 होगी। तो ये हो गया V0, ये हो गया 2P0। तो एरिया हो जाएगा बच्चे 2P0 इंटू V0। प्लस माइनस डिसाइड करना है। तो वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, सेंस क्लॉकवाइज है, और अगर सेंस क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट साइक्लिक प्रोसेस का वर्क आ गया। ये तो ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकाल लिया, लेकिन थोड़ा और सीखना है। अगर सीखने के पर्पज से हम बात करें ना तो करते क्या है, अलग अलग प्रोसेस का नाम देते हैं। यहाँ पे गैस की स्टेट 1 दे दिया, ये स्टेट 2 है। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ और होगा, स्टेट 3 है। यहाँ पे कुछ और आएगा, स्टेट 4 है। हमसे पूछा गया है बच्चे 1, थोड़ा सा इसको साइकिल के सेंस में नाम देते हैं यार, ठीक है ना। इसका नाम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखते हैं, जो साइकिल का सेंस है ना उसके हिसाब से नाम देते हैं। यहाँ पे ए है ना, तो इस स्टेट का नाम दिया 2, 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए। थोड़ा सा ऐसे सेंस अच्छा रखा ताकि अच्छा लगे क्वेश्चन पूछने में, लिखने में। ये स्टेट 4 हो गया, यानी 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से 4 में आए, 4 से 1 में आए। बाकी 1 2 3 4 वैसे पहले जैसा भी लिख देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा सिस्टमेटिक रहता है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 है प्रोसेस। इस प्रोसेस को गैस ने फॉलो किया है। साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क निकाल चुके हो। हमसे पूछा गया है कि नहीं पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क नहीं चाहिए हमें, तो बस ये बता दो कि प्रोसेस 1 से 2 का वर्क क्या होगा। 1 से 2 का, तो 1 से चल के 2 तक जाने का वर्क निकालना है। और अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो ना तो 1 से चल के 2 तक जाने में तुम वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहे हो, और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल जाओगे तो एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और अगर 1 से 2 में जाने में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो प्रोसेस कैसा होगा, आइसोकोरिक। और याद है बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन बाय गैस कितना होता है, 0। ये तो रिजल्ट है। आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क सिखाया था यार, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क कितना आ जाएगा, 0। तो 1 से चल के 2 तक जाने में इस प्रोसेस का टोटल वर्क क्या हो गया, 0। अब आ जाओ 2 से 3 में। अगर 2 से 3 का टोटल वर्क निकालते हो ना तो 2 से 3 का तुम चाहो तो एरिया से भी कर सकते हो ना यार। ये एक लाइन है और इस लाइन के नीचे ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये वाली लाइन और वॉल्यूम एक्सिस पे एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे एरिया क्या होगी, एक पॉइंट की 0। बात करेंगे नहीं एरिया की। ये वाला कर्व
और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में यही एक पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया 0, तो इस ग्राफ की एरिया 0 हो गई, तो वर्क डन क्या हो गया 0। तो एरिया से भी कर सकते हो। अब बाकी फॉर्मूले से भी बोल सकते हो, आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वर्क 0 हो गया। अब आ जाओ 2 से 3 में। 2 से 3 में अगर वर्क निकालना है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, तो एक तो तरीका ये है कि एरिया से कर लो। तो इस ग्राफ की एरिया 2 से 3, ये वाला कर्व है और ये वॉल्यूम एक्सिस है, तो ये कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच के नीचे की टोटल एरिया लेनी होगी यार, ध्यान रखना। सिर्फ 2 से 3 का प्रोसेस है तो अकेला ये प्रोसेस है 2 से 3 वाला। तो अगर 2 से 3 के प्रोसेस को अलग से बनाओ समझने के लिए ना, मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ले लिया V, यहाँ पे ले लिया P, यहाँ पे प्रोसेस है 2 से 3। इस प्रोसेस का वर्क निकालना है तो वॉल्यूम एक्सिस के साथ ये टोटल एरिया लेनी होगी, टोटल, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल एरिया चाहिए। ये टोटल लेंथ होगी कितनी है 4P0, ये टोटल लेंथ कितनी है V0, तो टोटल एरिया हो जाएगी बच्चे 4 टाइम्स P0 इंटू V0। और इस हिस्से में ध्यान से देखो तो वॉल्यूम आगे जाने पे इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया क्या होगी बच्चे पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, तो वर्क पॉजिटिव आ गया 4P0 V0। फिर से आ जाओ, तुम चाहो तो आइसोबैरिक प्रोसेस का फार्मूला भी यूज कर लो, वैसे भी एक बार देख लेते हैं। 2 से 3 में ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहे हो, तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो 2 से 3 का जो प्रोसेस है वो है बच्चे आइसोबैरिक। सिर्फ आंसर निकालना मायने नहीं रखता यार, हमें पूरा सीखना है, जितना सीख सकते हैं सीखने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 में बच्चे प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फार्मूला बताया था, वर्क डन इन प्रोसेस 2 to 3 प्रेशर इंटू डेल्टा V। अब इस प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू कितनी है 4P0, ये हो जाएगा बच्चे 4P0 इंटू डेल्टा V। वॉल्यूम कितना चेंज हुआ तो V0 से 2V0, तो डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी बच्चे फाइनल वॉल्यूम 2V0 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V0, तो आंसर होगा 4 टाइम्स P0 इंटू V0। ये वर्क डन बाय गैस आ गया इन प्रोसेस 2 to 3। एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव वर्क आएगा। अब आ जाओ 3 से 4, तो फिर से 3 से 4 में ध्यान से देखो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। तो प्रोसेस 3 to 4 में वर्क डन बाय गैस क्या हो गया 0, वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस 3 to 4 क्या हो गया 0। अब आ जाओ 4 to 1 में। अब अपने पास ये कर्व है 4 to 1 वाला, इस कर्व के नीचे की एरिया, ये इस बार ये वाली एरिया अपने काम की है, इस कर्व के नीचे की एरिया, तो ये रेक्टेंगल होगा, ये V0 होगा, ये 2P0 है। तो वर्क डन बाय गैस इन प्रोसेस 4 to 1, ये हो जाएगा बच्चे ये एरिया, ये लेंथ V0, ये लेंथ 2P0, ये हो जाएगा 2 टाइम्स P0 इंटू V0। और अगर ध्यान से देखो ना तो इधर लेफ्ट में जाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस आएगा। तो इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क आ गया। और अगर तुमसे कोई बोले कि पूरे साइक्लिक प्रोसेस का टोटल वर्क बताओ ना, तो इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क लेके जोड़ दो तो टोटल वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस आ जाएगा ऐसे भी, जैसे 1 से 2 का वर्क क्या हो गया 0, 2 से 3 का वर्क क्या हो गया 4P0 V0, यहाँ से यहाँ तक का वर्क 0, यहाँ से यहाँ तक का 4P0 V0, यहाँ से यहाँ तक का फिर से 0, और यहाँ से यहाँ तक का माइनस 2P0 V0, तो माइनस 2P0 इंटू V0। इंडिविजुअल प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस का वर्क निकाल के सबको ऐड कर दो, पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क ऐसे ही आ जाएगा। तो 4P0 V0 माइनस 2P0 V0 करेंगे तो आंसर आएगा बच्चे 2 टाइम्स P0 इंटू V0। ये टोटल वर्क आ गया। और ध्यान से देखो तो डायरेक्ट हमने फार्मूला यूज किया था साइक्लिक प्रोसेस का, तो भी सेम वर्क आया था। तो इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकाल सकते हैं, या इंडिविजुअल प्रोसेस का भी हम वर्क बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए समझ में आ गई होगी चीज़ें। पूरे साइक्लिक प्रोसेस का तो एक लाइन में आ गया, बाकी ये सीखने के लिए था। एक आधा और सवाल लिखते हैं यहाँ पे बच्चे। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम, यहाँ पे ले लिया प्रेशर। इस बार साइक्लिक प्रोसेस कुछ ऐसा है, ट्रायंगुलर है। यहाँ का वॉल्यूम है बच्चे V0, यहाँ का वॉल्यूम दे रखा है 3V0, प्रेशर है P0, यहाँ का प्रेशर है 5P0। साइक्लिक प्रोसेस का सेंस ऐसा है, ऐसा हमें बताना है कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस का वर्क क्या होगा। एक तो तरीका है कि इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क निकाल लो पिछले मेथड से, सबको ऐड कर दो तो टोटल आ जाएगा, या डायरेक्ट अगर साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना है
तो टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, तो इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लेना, टोटल साइक्लिक प्रोसेस का वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क हो जाएगा बच्चे 1/2 ट्रायंगल की एरिया, ये बेस होगा, तो ये V0 और 3V0 के बीच में 2V0 आएगा, तो 2V0 इंटू हाइट का काम करेगा P0 और 5P0 के बीच में आएगा 4P0, तो इंटू आ जाएगा बच्चे 4P0, तो आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स P0 इंटू V0। प्लस माइनस डिसाइड करना भी बाकी रह गया है। तो इसका सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, वाई एक्सिस पे P, एक्स एक्सिस पे V है, सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होता है वर्क, तो आंसर होगा -4 टाइम्स P0 इंटू V0। और इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क निकाल सकते हो पिछले मेथड से, जैसा हमने पिछले सवाल में सीखा था। इस तरीके से बच्चों ना हम साइक्लिक प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करते हैं। और जब इतना सीख लिया तब इसमें थोड़ा सा और आगे जानते हैं। एक चीज़ सीखना है, और एक लॉ है बच्चों, आई होप नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इतना सब सीखने के बाद, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे बहुत डिटेल में बातें नहीं करेंगे, बेसिक लॉ क्या है उसको सीखेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। फटाफट प्रैक्टिस करना है यार, जितना ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए क्या किया बच्चे, एक पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट लो। यहाँ पे हमने एक सिलेंडर ले लिया, यहाँ पे पिस्टन ले लिया, यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर के बीच में यहाँ पे गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है। गैस के पास अपना खुद का प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से गैस ने पिस्टन पे फोर्स लगाया होगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ बर्नर वगैरह कुछ यूज़ किया, कुछ सिस्टम यूज़ किया, और यूज करके हमने गैस को हीट सप्लाई किया, कितना, डेल्टा क्यू। हमने बच्चे गैस को हीट सप्लाई किया डेल्टा क्यू, गैस को हीट दिया। अब जब हीट दोगे और अगर ये पिस्टन भागने के लिए फ्री है तो हो सकता है पिस्टन भागे, और अगर ये पिस्टन आगे भागा तो गैस के प्रेशर की वजह से लगने वाले फोर्स की वजह से इस पिस्टन पे वर्क होगा। तो गैस ने इस पिस्टन पे वर्क किया होगा, वो वर्क ले लिया बच्चे W है। हमने गैस को सिस्टम ले रखा है, यहाँ पे हमारा सिस्टम बच्चों गैस है, तो हमने गैस को हीट सप्लाई किया डेल्टा क्यू। पिस्टन भागने के लिए मान लो फ्री था तो पिस्टन भागा, तो गैस ने कुछ वर्क किया होगा W, और हीट को लेने के बाद हो सकता है गैस का कुछ टेम्परेचर इंक्रीज कर गया हो, और अगर गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कन्फर्म है कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, चेंज होगी। इस प्रोसेस में क्या होगा बच्चे, गैस को हीट डेल्टा क्यू दिया, गैस ने वर्क किया W, और मान लो इस प्रोसेस में गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज आया डेल्टा U। अननोन चीज़ें हैं तो सबको पॉजिटिव मान के सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव मान के सीखेंगे चीज़ों को, ये मान के चलेंगे कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो डेल्टा U को पॉजिटिव लेंगे, डिक्रीज कहीं करना होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से अगर एनर्जी कंजर्वेशन को भी यूज करो तो हमने हीट सप्लाई दिया, कितना, डेल्टा क्यू। ये हीट दो हिस्सों में डिवाइड हुई, इसका कुछ हिस्सा गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हुआ तो डेल्टा U, प्लस इसी का कुछ हिस्सा गैस ने वर्क में खर्च कर दिया तो प्लस W। टोटल एनर्जी सप्लाई किया डेल्टा क्यू, इस एनर्जी का कुछ हिस्सा गैस की खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गया, तो डेल्टा क्यू का कुछ हिस्सा डेल्टा U में चला गया, कुछ हिस्से का क्या हुआ, वर्क में कन्वर्ट हो गया, गैस ने वर्क कर दिया पिस्टन पे, इस एनर्जी के कुछ हिस्से से ये W हो गया। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W। दिस इक्वेशन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है, हीट सप्लाई टू द गैस, W क्या है, वर्क डन बाय द गैस, डेल्टा U क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन बनाया गया है, इस साइन कन्वेंशन को यहाँ पे फॉलो करना है। ध्यान रखना यार, केमिस्ट्री में कुछ और साइन कन्वेंशन होता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, फिजिक्स का कुछ और होता है, तो इसको केमिस्ट्री से मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ भी हम पढ़ते हैं किसी न किसी रूप में। यहाँ फिजिक्स वाले साइन कन्वेंशन को ही फॉलो करना है। यहाँ का साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों, कि अगर हमने गैस को हीट सप्लाई किया तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा। डेल्टा क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब हीट इज सप्लाइड टू द गैस, जब हमने गैस को हीट दिया तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो लेंगे। और अगर हो सकता है किसी केस में गैस से हीट बाहर आ रही हो या गैस ने हीट को रिजेक्ट किया हो तो उस केस में डेल्टा क्यू को क्या लेंगे, नेगेटिव।
तो हीट सप्लाई टू द गैस पॉजिटिव लेना है, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस को नेगेटिव लेना है। अब वर्क पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे साइन के साथ इस इक्वेशन में, वर्क अगर वर्क डन बाय द गैस है, गैस ने वर्क किया है तो W को पॉजिटिव लेना है, और अगर कहीं पे वर्क डन ऑन द गैस है, गैस पर वर्क किया गया है, तो उस केस में W को क्या रखेंगे बच्चे, नेगेटिव। सेम तरीके से डेल्टा U पे आते हैं, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो डेल्टा U क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर कहीं पे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो डेल्टा U क्या होगा, नेगेटिव। और हमको पता है बच्चों, जो इंटरनल एनर्जी है ना, सिर्फ गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कुल मिला जुला के अगर किसी सिचुएशन में गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो डेल्टा U पॉजिटिव होगा। अगर किसी सिचुएशन में गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो डेल्टा U क्या होगा, नेगेटिव। अब ये साइन कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। इस साइन कन्वेंशन का यूज करके सवाल कैसे कैसे पूछा जाता है वो समझो। समझने के लिए हमने क्या किया बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। मान लो हमने यहाँ पे ये वॉल्यूम ले लिया, वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया, कोई प्रोसेस कंसीडर किया किसी आइडियल गैस के लिए। यहाँ पे जो गैस का वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ले लो बच्चे, दे रखा है 200 cc। आई होप सीसी का मतलब समझते होगे, फोड़ने वाली सीसी नहीं है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ का इनिशियल स्टेट है, इनिशियल वॉल्यूम है 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये फाइनल स्टेट, यहाँ का फाइनल वॉल्यूम दे रखा है बच्चे 400 cc, यानी 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस इनिशियल स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है ना, ये दे रखा है बच्चे 100 किलो पास्कल। आयो प्रेशर की एसआई यूनिट पता होगी, पास्कल होती है, किलो पास्कल दे रखा है, तो पास्कल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो इंटू 10⁻³ कर देंगे। इनिशियल प्रेशर आ गया 100 किलो पास्कल, और यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर है ना, इस फाइनल स्टेट में बच्चे फाइनल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे दे रखा है सवाल में 200 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल। तो सवाल का फर्स्ट पार्ट ये है कि इस प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस बताओ, वर्क डन बाय गैस कितना होगा। तो वर्क डन बाय गैस निकालना हमको आता है, वो तो बहुत आसान है, यहाँ से निकाल लो, टोटल एरिया निकाल लो, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, टोटल एरिया निकाल लो तो पूरे प्रोसेस का वर्क आ जाएगा। तो पूरे प्रोसेस का वर्क होगा बच्चे, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, वर्क का कैलकुलेशन जो पहले हम सीख चुके हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इस ग्राफ का एरिया निकालोगे तो 1/2, बेस कितना होगा, 200 और 400 के बीच में 200 होगा, लेकिन 200 cc है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 होता है। यो इतनी मैथ्स आपको ज़्यादा आती होगी हमसे। इनटू ये बेस हो गया, इनटू पैरेलल साइड का समेसन, तो ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, वही ट्रेपेजियम मान के सॉल्व कर लेना। ये वाली साइड 100 है, ये वाली साइड 200 है, तो 100 + 200, 100 + 200, लेकिन ये किलो पास्कल है, एसआई में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻³ करेंगे तो पास्कल बनेगा। इसको सॉल्व करना यार, यहाँ पे 2 से 2 गया, 1 बचा, तो ये 100 है, 10⁻⁻6 है तो 10⁻⁻4 बचेगा, इनटू यहाँ पे 200 और 100 मिलके 300 हो गया, इंटू 10⁻3 यहाँ पे 10⁻3 और 2 मिलके 5 हो जाएगा, यहाँ पे -4 है तो कितना आ गया, 30 जूल। और यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो W आ गया +30 जूल। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सवाल में दे रखा है बच्चे कि अगर हमने गैस को 50 जूल हीट सप्लाई किया, इफ हीट सप्लाइड टू द गैस इज 50 जूल, ये सवाल में गिवन है। इफ हीट इज सप्लाइड टू द गैस इज गिवन बाय 50 जूल, देन क्वेश्चन इज फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो वर्क हमने इस ग्राफ से निकाल लिया। डेल्टा क्यू सवाल में दे रखा है 50 जूल है। डेल्टा यू निकालना है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सवाल के हिसाब से बच्चे डेल्टा क्यू दे रखा है 50 है, और सवाल में ये भी लिखा है कि हीट इज गिवन टू द गैस, सप्लाइड टू द गैस। हमने गैस को हीट सप्लाई किया है तो डेल्टा क्यू का साइन पॉजिटिव लेना होगा, तो +50। डेल्टा यू निकालना है, वर्क तो हमको यहीं से दिख रहा है पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा बच्चे +30 जूल।
यहाँ से डेल्टा यू कितना हो गया 50 माइनस 30 यानी 20 जूल। ये डेल्टा यू होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ध्यान से देखो तो डेल्टा यू पॉजिटिव आया है। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद अगर डेल्टा यू पॉजिटिव आ गया तो समझ लेना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी। यहाँ पे गैस की इंटरनल एनर्जी 20 जूल से इंक्रीज करेगी। अगर तुमसे सवाल में पूछे कि फाइंड द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस तो आंसर कितना होगा 20 जूल। लेकिन अगर कहीं पूछ दे फाइंड द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस तो आंसर क्या होगा -20 जूल। हमने एक्चुअल में सॉल्व किया तो पता चला इंक्रीज कर रही है, लेकिन सवाल में मान लो उल्टा पूछ रखा है डिक्रीज बताओ तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो याद रखने का तरीका जो पूछे सवाल में अगर वही काम हुआ है तो पॉजिटिव साइन लिख लेंगे, जो पूछे उसका उल्टा काम हुआ है तो नेगेटिव साइन लिख लेंगे आंसर लिखते समय। जैसे इसी सवाल में अगर बोले हमने सॉल्व किया डेल्टा यू पॉजिटिव आ गया, मतलब इस आंसर को निकाल के इक्वेशन सॉल्व करके हम कंफर्म हो गए कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी कितने से, इंक्रीज करेगी कितने से 20 जूल से। अब मान लो सवाल में पूछा था बताओ इंटरनल एनर्जी कितने से इंक्रीज करेगी तो 20 से, वही हो रहा है। लेकिन अगर पूछ दिया कितने से डिक्रीज करेगी तो माइनस साइन लगाते हैं आंसर लिखते समय -20 जूल से। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कैसे आंसर देना है। एक आध सवाल और लिखते हैं। मान लो बच्चे अपने पास एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम, यहाँ पे ले लिया प्रेशर, यहाँ पे दे रखा है एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस का सेंस दे रखा है क्लॉकवाइज है ऐसा। यहाँ का जो वॉल्यूम है ये दे रखा है बच्चे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ का है वॉल्यूम 300 क्यूबिक सेंटीमीटर, प्रेशर दे रखा है बच्चे 200 किलो पास्कल, यहाँ का प्रेशर दे रखा है 600 किलो पास्कल, 600 किलो पास्कल। हमसे पूछा गया है बच्चों कि बताओ इस साइक्लिक प्रोसेस में अगर गैस आइडियल है, वो हमारा सिस्टम है, तो हमने उस गैस को कितना हीट सप्लाई किया है, ये क्वेश्चन है। इतना ग्राफ दे करके बस सवाल पूछा गया है कि फाइंड द हीट सप्लाई टू द गैस या टू द सिस्टम। अब हीट सप्लाई टू द सिस्टम अगर निकालना है तो अपने पास एक ही इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये होता है बच्चे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वर्क निकालना पड़ेगा, फिर डेल्टा यू निकालना पड़ेगा, तभी डेल्टा क्यू आएगा। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस का वर्क निकालना आसान है। हमको पता है कि वर्क का मतलब हो जाएगा बच्चे एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, और एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व निकालना है तो रेक्टेंगल की एरिया निकालो, तो ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ। ये वाली लेंथ कितनी है 300 माइनस 100 यानी 200, ये हो जाएगा बच्चे 200, लेकिन ये क्यूबिक सेंटीमीटर है तो SI सिस्टम में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इंटू ये वाली लेंथ, ये 600 माइनस 200 तो 400 आ जाएगा, इंटू होगा बच्चे 400, लेकिन ये किलो पास्कल है तो इंटू 10⁻³ पास्कल। ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर सबको SI में पुट करोगे तो। देखना यार यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 यानी 8 हो जाएगा, इंटू 10⁻, यहाँ से 2 यहाँ से 2 4 3 7 10⁻⁻6 तो इंटू 10 बचेगा, ये आ जाएगा बच्चे 80 जूल। और ध्यान से देखो तो y एक्सिस पे P, x एक्सिस पे भी है। साइक्लिक प्रोसेस का सेंस क्लॉकवाइज है तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, यानी ये तो कंफर्म है कि W पॉजिटिव है, यानी वर्क इज डन बाय द गैस। नेगेटिव आया होता तो वर्क डन ऑन द गैस लेते, पॉजिटिव आ गया तो वर्क डन बाय द गैस है, तो इक्वेशन में भी पॉजिटिव लेंगे तो सॉल्व करके आया है। अब बचा डेल्टा यू, तो डेल्टा यू के लिए क्या करना है पता है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है बच्चे गैस का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ गैस इज सेम, और अगर गैस का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो गैस का इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी क्या लेंगे सेम, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम लेंगे अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो। और ये भी हमको पता है कि जो गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है तो पिछले लेक्चर में ही हमने पढ़ा था, ये फार्मूला होता है बच्चे NR इंटू डेल्टा टी। अगर किसी गिवन गैस की बात की जाए तो गैस की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी पे डिपेंड करेगी, उसके टेम्परेचर में होने वाले चेंज पे डिपेंड करेगी। और साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, सेम लेते हैं, यानी इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर सेम होगा
इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0। पता है इस इक्वेशन में डेल्टा टी 0 आएगा, और अगर यहाँ का डेल्टा टी 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू भी क्या हो गई, 0। तो डेल्टा यू की वैल्यू हमेशा याद रखना, किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू हमेशा कैसा कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट हम क्या लेते हैं, सेम। तो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस सीख जाए तो डेल्टा यू बाई डिफॉल्ट ऐसे 0 ही ले लेंगे यार। तो डेल्टा यू 0, डब्ल्यू आ गया 80। अब इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से डेल्टा क्यू निकालोगे ना तो डेल्टा यू 0 आ गया, प्लस डब्ल्यू कितना है 80, तो प्लस हो जाएगा 80। तो डेल्टा क्यू कितना आ गया बच्चे, 80 जूल। यानी वर्क डन बाय गैस इन दिस प्रोसेस हो गया 80 जूल, और हीट सप्लाई टू द गैस कितना हो गया, 80 जूल। हमने सॉल्व किया तो पता है डेल्टा क्यू पॉजिटिव आया। डेल्टा क्यू पॉजिटिव आने का मतलब है बच्चों हीट इज सप्लाइड टू द गैस। तो अगर पता है सवाल में पूछे कि फाइंड द हीट सप्लाइड टू द गैस तो आंसर क्या लिखेंगे, +80। लेकिन अगर यही सवाल में पूछता कि फाइंड द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस तो आंसर में क्या लिखते, -80। यानी जो पूछा है एक्चुअल में वही हो रहा है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव लिखेंगे, और जो पूछा गया है एक्चुअल में उसके अपोजिट काम हो रहा है तो फाइनल आंसर में नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इसी सवाल में पूछता कि फाइंड द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, तो हमने सवाल सॉल्व किया तो पता चला डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ गया इक्वेशन सॉल्व करके। और इक्वेशन सॉल्व करके अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ गया, ये तो कंफर्म है कि हीट सप्लाई की जा रही है गैस को। लेकिन क्वेश्चन में अगर उल्टा पूछा था कि रिजेक्टेड बताओ तो हो रहा है सप्लाई, या पूछा है क्वेश्चन में रिजेक्टेड तो फाइनल आंसर में नेगेटिव लगाते। तो फाइनल कंक्लूजन सुनना, अगर सवाल में पूछा है कि फाइंड द हीट सप्लाई टू द गैस तो आंसर होगा +80 जूल, और अगर पूछा है फाइंड द हीट रिजेक्टेड बाय द गैस तो आंसर क्या होगा, -80 जूल। आई होप समझ में आ गया होगा। एक और सवाल पूछा जाता है बच्चे, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है कुछ ऐसा है, ये भी ले लिया, यहाँ पे प्रेशर ले लिया, और ये साइक्लिक प्रोसेस ऐसा है, एलिप्टिकल है, एलिप्स दे रखा है यार, ठीक है ना। और इसके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम दे रखा है V0, इसके करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम दे रखा है बच्चे 4V0, और यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रेशर दे रखा है P0, और हाईएस्ट पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग प्रेशर दे रखा है 3P0। P0 और 3P0 हमें बताना है, और साइक्लिक प्रोसेस का सेंस दे रखा है क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है, एलिप्टिकल ग्राफ है। हमसे पूछा है फाइंड हीट सप्लाइड टू द गैस इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस। तो फिर से भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लेना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर यूज करोगे ना तो डेल्टा क्यू इक्वल टू होगा बच्चे डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम लेना होगा, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए कितना हो गया, 0। ये तो हमेशा 0 होगा। तो बचा क्या डब्ल्यू, तो डब्ल्यू निकाल लो। साइक्लिक प्रोसेस है, पीवी डायग्राम है, तो इस कर्व की एरिया अंडर द कर्व यानी इस एलिप्स की एरिया निकालनी होगी। और आई होप एलिप्स की एरिया निकालना बच्चे जानते हैं, ये होता है पाई इंटू ए इंटू बी। ए का मतलब सेमी मेजर एक्सिस, बी का मतलब सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, इसको जरा मिलाना। तो सबसे पहले तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ कहलाती है ए, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ कहलाती है बच्चे बी। तो एरिया होती है पाई ए बी। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है, ये V0 है, ये 4V0, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 3V0, ये 3V0 हो गई। तो इसका हाफ करो तो ए आएगा, यानी 3V0/2। तो ये हो जाएगा बच्चे पाई ए का काम करेगा 3V0/2 इंटू बी। बी का मतलब ये वाली लेंथ, इस टोटल का आधा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, P0 और 3P0 के बीच में 2P0 आएगा। इसका आधा करोगे तो क्या बचेगा P0, तो बी किसके बराबर आएगा P0, तो इंटू हो जाएगा P0। सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है 3π/2 इंटू P0 इंटू V0। ये वर्क आ गया। ध्यान से देखो तो वाई एक्सिस पे P है, एक्स एक्सिस पे V है। साइक्लिक प्रोसेस का सेंस क्लॉकवाइज है, तो वर्क को पॉजिटिव लेना होगा। यहाँ पे W आएगा पॉजिटिव। अब W और डेल्टा यू की वैल्यू पुट कर देना, तो डेल्टा यू हो गया 0 प्लस W हो जाएगा बच्चे 3π/2 इंटू P0 इंटू V0। डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ गया, यानी हीट इज सप्लाई टू द गैस होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। एक सवाल और करते हैं ना यार, लास्ट, ठीक है।
या एक सवाल और 2 सवाल करते हैं, उसके बाद फिर ये क्लास ख़त्म करूँगा। इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसी एलिप्स को सर्कल बनाओ ना यार। कभी कभार क्या करता है सवाल में, एलिप्स की जगह सर्कल दे देता है। यहाँ पे क्या किया बच्चे, यहाँ पे ले लिया वॉल्यूम, यहाँ पे ले लिया प्रेशर, यहाँ पे बना दिया सर्कल, ये सर्कल हो गया। और ये साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है। साइक्लिक प्रोसेस है बच्चे ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम को सबको मार्क कर रखा होगा। ये सर्कल का सेंटर हो गया। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम दे रखा है 6V0, इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम दे रखा है 2V0, इस लोअर मोस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर दे रखा है P0, इस हाईएस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर दे रखा है बच्चे 5P0। हमें बताना है फाइंड द हीट सप्लाई टू द गैस इन द गिवन साइक्लिक प्रोसेस। तो फिर से वही बेसिक फार्मूला, बेसिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। साइक्लिक प्रोसेस है, कन्फर्म है डेल्टा यू 0 आएगा। वर्क निकालना है तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, यानी सर्कल की एरिया। तो पता है सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, पाई आर स्क्वायर ना करके आर स्क्वायर करोगे ना तो थोड़ा उसको दूसरे तरीके से रखते हैं ना यार। देखो ये आर है, ये भी आर है, तो इसको नाम दे दो आर और इसको नाम दे दो आर डैश। ये आर है और ये आर डैश है, तो आर स्क्वायर लिखने से अच्छा है आर इंटू आर डैश करो, क्योंकि अगर सीधे आर स्क्वायर करोगे तो इसके हिसाब से सोचोगे तो वॉल्यूम का स्क्वायर आएगा, इसके हिसाब से आर स्क्वायर के हिसाब से सोचोगे तो प्रेशर का स्क्वायर आएगा। और वर्क में ना तो वॉल्यूम का स्क्वायर होता है ना तो प्रेशर का स्क्वायर होता है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक रेडियस प्रेशर से ले लेना, एक रेडियस वॉल्यूम के हिसाब से डिसाइड कर लेना। या सीधा सीधा पिछला सवाल किया था ना यार एलिप्स वाला, पाई ए बी ही तो है, अगर ए और बी दोनों को सेम कर दो तो सर्कल बन जाएगा। तो ए को यहाँ से ले लेना, बी को यहाँ से ले लेना, और सर्कल के केस में दोनों सेम आ जाएंगे। तो ए यहाँ से आ जाएगा, बी यहाँ से आ जाएगा, दोनों सेम हो गए तो वही हो गया एरिया आगे सर्कल की। तो आर डिसाइड करेंगे यहाँ से, तो ये 2V0 है, ये 6V0 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 4V0। ये वाली लेंथ उसका आधा करो तो 2V0। तो आर का काम कौन करेगा बच्चे, 2V0। वैसे आर डैश ये 5P0 और P0 के बीच में 4P0, तो ये टोटल 4P0 है, उसका आधा करो तो आर डैश का काम कौन करेगा 2P0। तो एरिया पाई आर स्क्वायर ना लिख करके लिखेंगे बच्चे पाई आर इंटू आर डैश। यहाँ पे आर और आर डैश की वैल्यू पुट करना, ये पाई आर कितना है हमारे हिसाब से 2V0, ये हो जाएगा आर का काम करेगा 2V0, आर डैश किसके बराबर है 2P0 के, तो इंटू हो जाएगा बच्चे 2P0। इसको सॉल्व कर लेना तो 4πP0 इंटू V0, ये टोटल वर्क आएगा। साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज है, वाई एक्सिस पे प्रेशर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम, तो एरिया पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव लेंगे, डब्ल्यू पॉजिटिव आ गया। डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेगेटिव है ही, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा यू 0 प्लस डब्ल्यू 4πP0 इंटू V0, ये फाइनल आंसर है। हाई पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक सवाल और लेते हैं ना यार, एक सवाल और लेते हैं, लास्ट है, इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे ले लिया प्रेशर, ये ले लिया इनिशियल स्टेज, ये ले लिया फाइनल स्टेट ऑफ गैस। इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। 3 प्रोसेस लेते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये बच्चे थर्ड। 3 प्रोसेस हैं। ग्राफ है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का, इस प्रोसेस का नाम 1, इस प्रोसेस का नाम 2, इस प्रोसेस का नाम 3। फर्स्ट प्रोसेस का वर्क डन W1, दूसरे प्रोसेस का W2, तीसरे प्रोसेस का W3। हमें बताना है W1, W2, W3 में कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम, कौन दोनों के बीच में। ये बहुत आसान है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, तो एरिया और टोटल वर्क होगी। तो फर्स्ट प्रोसेस का वर्क निकालोगे तो फर्स्ट प्रोसेस सबसे ऊपर वाला है, तो सबसे ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिचुएशन है। इसको थोड़ा सा ढंग से अगर बनाओ ना, तो इस वॉल्यूम को थोड़ा आगे तक कर देना, V हो गया, ये ऐसा हो गया। तो फर्स्ट वाले प्रोसेस के लिए यहाँ से यहाँ तक की इसके नीचे की टोटल एरिया लेनी होगी, तो सबसे ज़्यादा है। सेकेंड प्रोसेस का वर्क निकालने के लिए सेकेंड वाले ग्राफ के नीचे की एरिया तो फर्स्ट वाले से थोड़ी कम होगी।
थर्ड प्रोसेस का वर्क निकालना है तो थर्ड वाले प्रोसेस के नीचे की टोटल एरिया लेनी होगी, तो ये दूसरे वाले से भी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा एरिया फर्स्ट वाले कर्व के नीचे, सबसे ज़्यादा वर्क फर्स्ट का, उससे कम एरिया सेकंड वाले कर्व के नीचे, तो उससे कम वर्क सेकंड का, सबसे कम एरिया थर्ड वाले ग्राफ के नीचे, तो सबसे कम वर्क थर्ड प्रोसेस का होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस का वर्क मैक्सिमम, उसके बाद सेकंड प्रोसेस का, उसके बाद थर्ड प्रोसेस का। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि इनिशियल टू फाइनल स्टेट ले जाने में फर्स्ट प्रोसेस के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1 है, सेकेंड प्रोसेस के लिए डेल्टा U2 है, थर्ड प्रोसेस के लिए डेल्टा U3 है। कौन मैक्सिमम, कौन मिनिमम, कौन दोनों के बीच में? पता है बच्चे क्या होगा? जो डेल्टा U होता है ना, डेल्टा U होता है F/2 N × R × डेल्टा T। तीनों प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो तीनों प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर भी सेम होगा। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है किसी गिवन गैस के लिए, किसी गिवन गैस की बात हो रही है, इनको सेम लेके काम करना है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है डेल्टा T पे, चेंज इन टेम्परेचर पे। तो पहले प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल, दूसरे के लिए चेंज इन टेम्परेचर T फाइनल माइनस T इनिशियल, और तीसरे के लिए भी T फाइनल माइनस T इनिशियल। तीनों का डेल्टा T सेम है, और अगर तीनों के केस में डेल्टा T सेम है तो तीनों को केस में डेल्टा U भी सेम आएगा। यानी डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू होगा बच्चे डेल्टा U3। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन फर्स्ट प्रोसेस इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन सेकेंड प्रोसेस इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन थर्ड प्रोसेस, सब इक्वल आएंगे। अब समझ में आ गया होगा। फिर एक सवाल पूछा गया इसी में कि हीट सप्लाइड टू द गैस, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ले जाने के लिए गैस को हीट सप्लाई की गई होगी डेल्टा Q, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। सबसे ज़्यादा हीट किस प्रोसेस में सप्लाई की गई, उसके बाद सेकेंड नंबर पे, उसके बाद थर्ड नंबर पे। तो उसके लिए यूज कर लेना बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इस इक्वेशन का यूज करेंगे। डेल्टा U तीनों प्रोसेस का सेम है, तो जिस प्रोसेस का W मैक्सिमम होगा उस प्रोसेस का डेल्टा Q भी मैक्सिमम, और जिस प्रोसेस का वर्क डन W मिनिमम उस प्रोसेस का डेल्टा Q भी मिनिमम होगा। तो देखो ना यार, फर्स्ट प्रोसेस का W मैक्सिमम तो डेल्टा Q1 मैक्सिमम, उसके बाद सेकेंड का, उसके बाद थर्ड प्रोसेस का, तो डेल्टा Q1 ग्रेटर देन डेल्टा Q2 ग्रेटर देन डेल्टा Q3। हीट सप्लाइड इन फर्स्ट प्रोसेस इज मैक्सिमम, उसके बाद हीट सेकेंड इन सेकेंड प्रोसेस, देन हीट सप्लाई टू द गैस इन थर्ड प्रोसेस। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक की चीज़ें कवर हो गई हैं। इसके बाद और भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों मिक्स करके, तो उसको हम अगली लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इसको अच्छे से कर लेना। और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जो भी टाइम आपको मिला होगा उसको अच्छे से यूटिलाइज करना, अच्छे से पढ़ाई करना। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर ढंग से मेहनत किया है तो सब अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर अच्छे से मेहनत किया है तो ठीक है ना। तो और उसके अलावा जो भी बचा हुआ टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। सोचने से चीज़ें खराब ही होती हैं। तो इसलिए अगर थर्मोडायनेमिक्स पहले से पढ़ रखा है तो मेरा सजेशन ये है बच्चों कि इस पर टाइम वेस्ट मत करना। अगर पहले से आता है तो ठीक है, अपने आगे की प्रिपरेशन करना। और अगर लगता है कि नहीं हमें ज़रूरत है पढ़ने की, थर्मोडायनेमिक्स पहले नहीं पढ़ा है, तो इस लेक्चर को ज़रूर देख लेना। फर्स्ट लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये देख लेना, ठीक है। फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक ना, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें कवर कर रहा हूँ। रिमेनिंग पोर्शन भी मैं ट्राई करूँगा बहुत जल्द तुम्हारे सामने लाऊँ, ताकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है या जिनका किसी वजह से वीक रह गया या कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं वो कवर हो सकें, ठीक है, वो बच्चे कवर कर सकें। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो टाइम वेस्ट मत करना यार, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारा सिलेक्शन, तुम्हारा रिजल्ट ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। अगर ज़रूरत है तो देखो, नहीं ज़रूरत है तो मत देखना, ठीक ना। अपनी पढ़ाई करना आगे की, और आई होप तुम अच्छा करके आओगे, पेशेंस रखना, ठीक ना। ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं, बाकी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।